हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या जो है अब 10 हो चुकी है। और कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है आपको। ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है, समन पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है, सरसई नावर झील ये इटावा में है, और 8वां जो रामसर स्थल बना था यानी कि सुर सरोवर झील या कीठम झील ये आगरा में है। 9वां जो रामसर स्थल घोषित किया गया था वो हैदरपुर वेटलैंड था। और जो 10वां किया गया है हाल ही में बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है। और दोस्तों, ये जो बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे रामसर साइट के रूप में कब घोषित किया गया तो आपको ध्यान रखना है 2 जनवरी 2022 को जो है घोषित किया गया। और दोस्तों, इसके साथ ही एक और वन्यजीव अभ्यारण्य था जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। वो कौन सा था तो गुजरात में खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो ये हाल ही में रामसर साइट में घोषित किए गए हैं। तो दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो गुजरात का है खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा उत्तर प्रदेश का बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में। अब दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी जो है हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है 49 जो है रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है हमारे भारत में। ठीक है, और जो ऊपरी गंगा नदी, अपर गंगा रिवर, ब्रजघाट टू नरौरा खिंचाव इसे जो है कब रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का पहला था और इसे जो है 2005 में, ध्यान रखना है 2005 में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों, ये हैं कल के क्वेश्चंस, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी अरविंद कुमार सोलंकी का सर्बिया में होने वाले वर्ल्ड रोइंग कप प्रथम में चयन हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर के। अगला क्वेश्चन है, GST पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो GST पंजीकरण के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास LY के बेटे बेटी ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। तो हमारे देश भारत ने पहली बार जो है थॉमस कप जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं माणिक साहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 40 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड्स, इनका जो है हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई। तो साल 2022 में जो बुद्ध पूर्णिमा है
वो 16 मई को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी? तो ये जो अन्ना कबाले दुबा हैं ये केन्या की नर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि शहर में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। प्रसिद्ध स्वर्गीय गायक एवं भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या में, ध्यान रखना है, अयोध्या में एक क्रॉसिंग का निर्माण किया गया। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वह मंदिर शहर में एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग को चुने और अगले 15 दिनों में इसका नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में अयोध्या में एक क्रॉसिंग का जो निर्माण किया जा रहा है उसका नाम जो है क्या किया जाएगा, तो लता मंगेशकर के नाम पर जो है इस क्रॉसिंग का नाम रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है अयोध्या में। दोस्तों हाल ही में लता मंगेशकर के नाम पर एक अवार्ड जो है शुरू किया गया हमारे देश में, किस नाम से? तो ध्यान रखना है लता दीनानाथ पुरस्कार। लता दीनानाथ पुरस्कार जो है हमारे देश में शुरू किया गया। अब ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ पुरस्कार, इससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहले व्यक्ति बने हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहले व्यक्ति हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। अगला क्वेश्चन है, IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। IRCTC द्वारा 21 जून को पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई जाएगी, जो कि पर्यटकों को प्रभु श्री राम से जुड़े सभी जरूरी धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराएगी। यानी दोस्तों ये जो ट्रेन चलाई जाएगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इसमें क्या होगा, तो ये जो ट्रेन है ये श्री राम से जुड़े हुए जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण और दर्शन कराएगी। इसमें नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। इसकी पूरी यात्रा में कुल 18 दिन का समय लगेगा। और दोस्तों इस यात्रा के जो पहला पड़ाव है, इस यात्रा में जो पहला पड़ाव है वो कहाँ पर होगा, यानी पहली बार जो ये ट्रेन है वो कहाँ पर पहुँचेगी, तो पहली बार जो ये ट्रेन है ये प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या में पहुँचेगी, जिसमें राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन सबसे पहले कराया जाएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेन शुरू की गई है IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इसका जो पहला पड़ाव है वो अयोध्या होगा। यानी सबसे पहले ये जो ट्रेन है वो अयोध्या पहुंचेगी और अयोध्या में सबसे पहले भगवान श्री राम मंदिर है, इसके अलावा हनुमान मंदिर, नंदीग्राम में भरत मंदिर, इन सब मंदिर जो है इनका दर्शन कराएगी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है ये कब चलाई जाएगी पहली बार, तो 21 जून को ये शुरू होगी और पहला जो पड़ाव है वो अयोध्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज में किस राज्य में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के एक साथ समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के साथ एक समझौता किया। कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO ज्योति वशिष्ठ सिन्हा ने कहा, हमारा लक्ष्य हर महीने अपनी आंतरिक जरूरतों के लिए 100 से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों के साथ साथ स्वदेशी रूप से निर्मित 100 ड्रोन का उत्पादन करने का है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि हाल ही में ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी ने जो है किस राज्य के साथ एक समझौता किया है, तो उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है, तो ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका जो उद्देश्य है वो यही होगा कि ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया जाए और इसके साथ ही स्वदेशी रूप से 100 ड्रोन का उत्पादन भी किया जाए। ठीक, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश ने ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ
समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो ध्यान रखना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये कहां से है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारे के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। बाघों के मूवमेंट और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कई सालों से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की जा रही थी और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की विशेषता इसके पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के अनुकूल वातावरण है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ध्यान रखना है, जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है ये राजस्थान में है। ठीक, अब दोस्तों राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि राजस्थान है कहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है राजस्थान। जो राजस्थान है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को राजस्थान साझा करता है। दोस्तों राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना है 25 यानी 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। 25-10 यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये कहां पर बन करके तैयार हुआ? तो ध्यान रखना है जयपुर। ठीक, जयपुर में जो है राजस्थान के जयपुर में ये बनकर के तैयार हुआ, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, 115.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल जहां डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा, तो ऐसा कौन सा अस्पताल है? तो ध्यान रखना है सवाई मानसिंह अस्पताल। नाम ध्यान रखना है सवाई मानसिंह अस्पताल जो है ये देश का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल है जहां डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा। और दोस्तों ये है कहां पर? तो ध्यान रखना है ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये है सवाई मानसिंह अस्पताल। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व तो अभी बताया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये कहां से संबंधित है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ये राजस्थान से संबंधित है। ध्यान रखना अच्छे से, कई बार जो योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं कि जो ये योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अगला थार का रेगिस्तान। दोस्तों थार का जो रेगिस्तान है ये कहां पर है? राजस्थान में है। वैसे अगर देखा जाए जो थार का रेगिस्तान है इसका कुछ भाग जो है और भी राज्यों में पड़ता है, लेकिन जो सबसे अधिक राजस्थान थार के रेगिस्तान का भाग है वो राजस्थान में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है राजस्थान। और दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपको कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला, ठीक ध्यान रखना है आपको, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये राजस्थान बन गया है और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। अपशिष्ट ज्यादातर थोक मात्रा में उत्पन्नकर्ता जैसे होटल और कार्यालयों से इकट्ठे किए जाएंगे। इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को बिजली देना और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों मुंबई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखने हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको कि देश की पहली वाटर टैक्सी जो है ये कहां पर शुरू हुई?
तो ध्यान रखना है देश की पहली जो वाटर टैक्सी है, वाटर टैक्सी जो है ये कहाँ पर शुरू हुई है, तो दोस्तों ये मुंबई में शुरू हुई है। ठीक, ध्यान रखना है देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू हुई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मुंबई से रिलेटेड कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में आयोजित। ठीक, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन ये कहां पर हुआ, तो ये भी मुंबई में हुआ। तो ये 3 क्वेश्चन मुंबई से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हमने बताए, देश की पहली वाटर टैक्सी, इसके अलावा देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन, और इसके अलावा पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ये मुंबई इसका आंसर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है महाराष्ट्र से संबंधित कि अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहां पर हैं या एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं, तो ध्यान रखना है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है भारत में हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के साथ। भारत और जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए समझौता किया है। भारत में हरित हाइड्रोजन के प्रस्ताव को प्रगति देने के लिए दोनों देशों ने समझौता किया। भारत का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जुटाने के लक्ष्य में जर्मनी अपना अहम किरदार निभाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, तो ध्यान रखना है जर्मनी के साथ। अब दोस्तों ये जो समझौता है ये जर्मनी के साथ हुआ है, तो जर्मनी से संबंधित आपको ध्यान रखना है जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। जर्मनी की करेंसी यूरो है, और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और जर्मनी से ध्यान रखना है कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें आपातकाल का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक, अगर ये कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि आपातकाल का जो प्रावधान है ये संविधान में किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। और इसे आप याद कैसे रख सकते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है जर्मनी यानी जम गई मनी, जम गई मनी, तो आप यहां से याद रख सकते हैं मनी यानी आपातकाल आ गया देश में, तो जर्मनी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया। अब नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, इसमें 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि नाटो में जो है पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है शामिल होने वाला, तो ये बन गया है दक्षिण कोरिया। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया में हाल ही में अभी राष्ट्रपति बनाए गए थे, एक नए राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम ध्यान रखना है यून सुक योल। ये यून सुक योल जो है उनका नाम है, और ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने लेबर पार्टी की जो नेता है एलिजाबेथ बोर्न, इन्हें जो है देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री जियां कास्तेक्स ने पिछले महीने मध्य मार्गी इमैनुअल मैक्रोन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत 16 मई को इस्तीफा दे दिया। एलिजाबेथ बोर्न का जन्म 21 अप्रैल 1926 को अपने दादा जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान लंदन में हुआ था। तो यहां से आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बन गई है,
एलिजाबेथ बोर्न, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर ऊबर कप 2022 जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में दक्षिण कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार ऊबर कप खिताब को अपने नाम किया। प्रसिद्ध टीम टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। लगभग 90 मिनट तक चले मुकाबले में 2 बार टाई हुआ, और जो है विजेता कौन रहा, तो ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया जो है ये विजेता रहा है, और इसने चीन को हरा करके ऊबर कप का खिताब जीत लिया है। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊबर कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता, तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर को। यहां पर इमेज में देख सकते हैं, यह है निधि छिब्बर जो कि सीबीएसई की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। छिब्बर 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। निधि छिब्बर ने सीबीएसई बोर्ड में विनीत जोशी का स्थान लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष जो है वो कौन बन गई हैं, तो निधि छिब्बर ये सीबीएसई की अध्यक्ष बन गई हैं। दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का फुल फॉर्म है। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जुलाई 1929 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखना है इसके साथ ही आपको कि सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में सीबीएसई का हेडक्वार्टर है। और अभी जो अध्यक्ष कौन बन गई है, तो निधि छिब्बर ये सीबीएसई की अध्यक्ष बन गई हैं। तो दोस्तों ये थे 18 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, लक्पा शेरपा। और ये 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, 10वीं बार। तो और सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो सही किया, सभी स्टूडेंट्स ने। और दोस्तों मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी है तेलंगाना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।